अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, हम आज की हमारी जो वीडियो है वो ट्राउज़र्स के डिज़ाइन के ऊपर है कि आप अपने ट्राउज़र्स को किस तरह से खूबसूरत और स्टाइलिश बना सकते हैं। अच्छा जी, नए आने वालों को कहूँगी कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। चलें जी, हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने जो छोड़ा था वो इस बात पे छोड़ा था कि आफ्टर मैरिज जो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो है वो स्टार्ट हुआ। चलें जी, हुआ इस तरह से कि जब मेरी शादी हुई तो मैं एक बिल्कुल अलग माहौल से थी, जो कि मतलब काफ़ी आज़ाद था, यानी रोक टोक वगैरह कुछ नहीं थी। लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद सिर्फ रोक टोक ही थी। खाने पीने में रोक टोक, उठने बैठने में रोक टोक, आने जाने में रोक टोक। इवन मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे जो हैं वो मेरे घर के पास हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी, मुझे अलाउ ही नहीं था। पहले तो हस्बैंड थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने घर वालों की बातों में आके सपोर्ट करना तो दूर दूर की बात, मुझे पूछने लगे कि ये क्या करती हो और ये किस तरह से करती हो, और ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। हर काम में रोक टोक, हर काम में नुक्स। खाना बनाना नहीं आता, उठना बैठना नहीं आता, ओढ़ना बिछाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। मतलब उन्होंने मुझे मारा नहीं है मेरे घर वालों ने, लेकिन आपको मेंटली इस कदर टॉर्चर कर दिया था कि आप ये देख लें कि मैं रात को अलार्म लगा के सोती थी, तो अलार्म के बावजूद रात में 3 से 4 दफ़ा उठ के देखती थी कहीं अलार्म तो नहीं हो गया और मैं लेट ना हो जाऊँ। हम लोगों को ये था, शायद तीसरे चौथे दिन के बाद की बात है कि तब से हमें था कि आप अज़ान के फ़ौरन बाद किचन में अटेंडेंस लगवाएं, चाहे कोई काम है या नहीं है, आपने किचन में आ करें। तो अगर नहीं जाते थे तो किचन में बर्तन बाकायदा टूटते थे, ऊंची ऊंची आवाज़ें शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से जो था वो सारा हिसाब किताब था। शॉपिंग पे मैं नहीं जा सकती, वो अपनी अम्मी के साथ जाते थे। खाने पीने के लिए बाहर नहीं जा सकते, कोई इस तरह का अलाउ नहीं है। मतलब आपको मेंटली इस कदर आपको टॉर्चर कर दिया जाता है कि सिर्फ आपको इजाज़त होती है सांस लेने की, इसके अलावा आपकी कोई राय नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो मैंने तकरीबन 1 साल पहले देखा। उसके बाद मैंने, ऊपर से ये भी था कि मैंने कंसीव येट किया। 1 साल के बाद मैंने कंसीव किया, तकरीबन 10 माह के बाद। तो वो 10 माह तो जो थे जब मैंने कंसीव कर लिया, लोगों के लिए खुशी की बात होती है, लेकिन मेरे लिए एक और आजमाइश जो है वो शुरू हो गई। हम डॉक्टर के पास आना जाना था तो वो मियाँ बीवी अकेले नहीं जाए, साथ जो है वो सास लाजमी जाए। ये एक वो बात थी जो मैंने नहीं मानी थी, मैं उनको साथ नहीं लेके जाती थी। क्यों? अम, बस मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेके जाती थी, लेकिन मैं वहाँ पे शायद इसलिए मुझे और किसी चीज़ में कुछ स्पेस नहीं मिल रही थी, तो मैं वहाँ पे उनको साथ नहीं लेके जाती थी। इसमें सारे सिनेरियो में मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, इस तरह के इल्ज़ामात लगे कि मैं जो है वो सोए रोने को तो और कुछ नहीं कर सकती थी, यानी कि चोरी का इल्ज़ाम मुझ पे लगा, बदकारी का इल्ज़ाम मुझ पे लगा। तो मुझे मैं ये करती थी कि सवाए रोने के नमाज़ में खड़ी होती थी या सजदे में होती थी, तो मैं सिर्फ रोती थी। मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या दुआ करूँ, मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ। मैं अपने रब के आगे भी नहीं कुछ कह सकती थी, मुझे समझ नहीं आती थी। ये नहीं था कि उसको अल्लाह को पता नहीं होता, वो सब कुछ देख रहा होता है, या आप उसको कुछ कह नहीं सकते या फिर पता, ऐसा कुछ नहीं। मुझे अल्फाज ही नहीं मिलते थे। चलिए जी, वो मेरा टाइम ड्यूरेशन पूरा हुआ लाला करके। उसमें इतनी मैंने टेंशन ली, इतनी टेंशन ली सारे ओवरऑल इन्वायरमेंट की, कि मेरा जो था ब्लड की मुझे बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। खैर मेरा जो बेटा है फर्स्ट, वो सी सेक्शन से हुआ, और उसके बाद मैं अपनी मदर के घर चली गई। जब मदर के घर चली गई, ये एक अलग से था कि शायद ये नाराज़ करके अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं आ रहे थे, उनको कहा था कि नहीं जाना लेने, तो वो नहीं लेने आ रहे थे। फिर मेरे अम्मी अबू मुझे दोबारा, मतलब तकरीबन 2 माह के बाद वो मुझे घर दोबारा छोड़ के गए। और फिर उसके बाद जो है मैं जैसे ही वापस आई, अल्लाह की करनी ये हुई कि आफ्टर 4 मंथ, फर्स्ट बेबी के 4 मंथ मैंने दोबारा से कंसीव कर लिया। तो क्योंकि मुझे ये भी कहा जा रहा था जब मैंने फर्स्ट बेबी पे कंसीव नहीं किया था कि
इसमें तो कोई इशू होगा, इस वजह से कंसीड नहीं कर पा रही और हम तो बड़ी बुरी जगह फंस गए हैं, हमारे साथ तो ये हो गया वो, मतलब इवन हर बात, हर चीज़ एक मेंटली टॉर्चर करने की भी कोई लिमिट होती है शायद, लेकिन कोई लिमिट नहीं थी। कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस सारी चीज़ों में जो एक दो चीज़ें थी, एक तो मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से वैसे सपोर्ट थी, बहुत सपोर्ट थी, लेकिन अगर मैं अपनी अम्मी अब्बू को कोई बात बताती थी ना, क्योंकि मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई हुई थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, बस पता नहीं मैं क्या सोचती रहती थी। मैं तो पीछे याद भी करूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि वो मेरी लाइफ किस तरह से, और मैं याद करती भी नहीं हूँ। तो मैं अपनी अम्मी अब्बू को कुछ बताती थी ना, तो वो मेरी सारी बात को खामोशी से सुनते थे और उसके बाद मुझे कहते थे, अच्छा कहती है जिमें तेरा नसीब। मतलब ये वो पंजाबी की लाइन है जो वो बोलते थे, और उस टाइम पे मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं कहती थी मुझे क्यों बोलते हैं, इन्होंने किया ना, मैंने खुद से तो नहीं किया, तो मुझे ये क्यों बोलते हैं, इनको चाहिए सपोर्ट करें, इनको चाहिए अगले बंदों से बात करें। लेकिन अब मैं देखती हूँ और सोचती हूँ कि अगर उस टाइम भी वो मुझे सपोर्ट करते तो शायद मैं अपना घर ना बसा पाती। तो मुझे पता था मेरे माँ बाप ने मुझे रख लेना, तो मैं वापस मुड़ के इधर का कभी भी ना आती, क्योंकि जब मैं अपने ससुराल आती थी मेरा सांस बंद होने लग जाता। जैसे जैसे मैं अपने घर के करीब आती हुई तो मेरा दिल करता तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो एक तो ये चीज़ जो थी मुझे बहुत सपोर्टिव रही। मतलब वो अब मुझे लगता है कि ये हम लोग अपनी बेटियों को जो है ना, इस बात पे हमें एग्री करना चाहिए, हमें उनको बेजा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आपके जो फर्स्ट से लेके 3 ईयर्स होते हैं या 4 ईयर्स होते हैं या 5 समटाइम इसी के ज़्यादा भी होते हैं, तो बड़ी मुश्किल होते हैं। लेकिन माँ बाप वैसे सपोर्ट करें, लेकिन कभी भी बेटी को ये ना कहें कि कोई बात नहीं तुम आ जाओ, बजाय इसके कि अपने घर से अपने हालात से मुकाबला करो। क्योंकि माँ बाप मेरे माँ बाप होंगे, बेटी के माँ बाप होंगे, वो मेरे बच्चों के माँ बाप कभी भी नहीं बनेंगे। तो उसके लिए आपको वहाँ पे रुकना पड़ता है और आपको अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि आप अपने घर को जो है वो बसाए रखो। एक तो ये चीज़ थी जिससे मैं मतलब स्टे किया मैंने, और दूसरा जो मेरी लाइफ में जो आप प्लस पॉइंट हुआ या जो सही हुआ वो ये हुआ था कि मेरी आफ्टर 3 ईयर्स 4 ईयर्स में जो ससुर हैं वो थे मतलब गवर्नमेंट की जॉब करते थे, तो वो उनके रिटायरमेंट हो गई। तो उन्होंने जो रिटायरमेंट से पैसे मिले थे उन्होंने हमारे घर के करीब ही उन्होंने एक घर ले लिया और उन्होंने हमें सबको सेपरेट कर दिया। मतलब मैं और मेरा जेठ हम लोग सेपरेट हो गए और देवर अब उनके साथ रहता है और वो अपना अलग से पका के खाते हैं। तो इस चीज़ से हमारी ज़िंदगियों में काफ़ी हद तक सुकून हो गया, बहुत सेटल हो गई। जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं एक दूसरे के साथ, पास पास रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, हाँ वो मेरा ख्याल है कि मियाँ बीवी को बस आता कम रूझा उठता जाता है। अगर तो आप अपने दीन के हिसाब से चलें तो सबसे बेस्ट है, और अगर आप अपने दीन से हट के चलेंगे तो ज़ाहिर है वो चीज़ें आपको ख़राबी ही देती हैं। तो ये सारा हुआ था। अगर मैं एक एक वाक़या बताने लग जाऊँ तो मेरी लाइफ का अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन था जो कि मैं शायद आपको वीडियो में नहीं बता सकूँगी। होप सो आपको मेरी चीज़ें समझ आती होंगी, और एंड पे मैं यही कहूँगी कि घर बसाने के लिए मियाँ मतलब बेटी को भी कोशिश करनी पड़ती है, और काइंडली जो हस्बैंड्स हैं वो भी कोऑपरेट किया करें। इस लेवल तक ना लेके जाया करें कि औरत ख़त्म हो जाए और बाद में आप ये डिमांड करें कि जी अब तो आप पहले की तरह नहीं हैं, या आप इस तरह बिहेव नहीं करती या उस तरह बिहेव नहीं करती, क्योंकि आप औरत को ख़त्म कर चुके थे। उसकी खुशी, उसकी हंसी, उसकी डिमांड्स, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है। वो अंदर से टूट रही होती है जब आप अपने घर वालों के साथ मिल के और आप तो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो घर बसाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह पाक हर किसी के घर आबाद रखे। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, और ये कहूँगी कि मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। नए आने वाली वीडियो में दोबारा जो है वो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।